एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे, एटॉमिक ग्राम मास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ, जो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या होती है बच्चों? ये जॉन डेल्टन ने बनाई थी इन 1808 में। डेल्टन्स पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है बच्चों, क्या बनाई थी थ्योरी? क्या थी? नंबर 1 है इसका मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। इट मीन्स बच्चों देखो, जॉन डेल्टन को पता था कि एवरीथिंग अराउंड दैट हैज़ मैटर, और सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर को टीनी पार्टिकल से बनी है। ठीक है, मैटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो टीनी पार्टिकल से ही बनी हैं, जो इंडिविजिबल हैं। जब भी केमिकल रिएक्ट होता है, मीन्स जब भी केमिकल रिएक्शन करता है, तो एटम्स जो होते हैं दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। इट मीन्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं बिफोर देन आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी एटम्स हैं दे आर कांस्टेंट इन नंबर्स, आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Means compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. ठीक है, लास्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, ये सारी एटम्स में अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं बिफोर देन आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी एटम्स हैं वो क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट इन नंबर ऑफ क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, मीन्स किसी भी एक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी उनकी सेम ही होगी। ठीक है, देन उनका मास भी सेम ही होगा। जब केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम है तो उनका जो मास है वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होने के बाद क्या होता है, इन अ फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर एंड इंडिविजुअल एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये इन केस में ये कैसा केस है। ये केस हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखते हैं कि डेल्टन थ्योरी हमें क्या बताती है। दोनों ऐसे सेम ही होती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एटम्स। अब देखो बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स क्या होते हैं बच्चों? एज डिफाइंड एज बेसिक। ठीक है, हम देखेंगे उससे पहले कि एटम्स को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। वो होता है एटॉमिक, एक तो होता है हमारे पास एटॉमिक मास, सेकंड होता है एटॉमिक ग्राम मास। तो एटम्स क्या होता है बच्चों? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स जिसका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये एक छोटी इकाई होती है हमारे पास। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मोल, जैसे मान लो मोल क्वांटिटी होती है, इसकी एक मोल क्वांटिटी होती है जिसको हम रेफरेंस में रखते हैं। ठीक है, ताकि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं बच्चों? एटॉमिक मास में हम देखते हैं कि एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज अ मास ऑफ सिंगल एटम विच इज़ मेजर्ड इन एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ये किस पे होता है? C12 से होता है बच्चों, याद रखना C12 में होता है। मीन्स 1 AMU को हम किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हमारा जहाँ पर भी हमने देखने को मिल जाएगा कि AMU दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इट मीन्स एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है। ये देखो, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻³ 1 मोल में कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट टेकन इन ग्राम्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलर एटॉमिक मास।
मीन्स हम इसमें क्या देखते हैं कि जब हम इस वेट को ग्राम एटॉमिक मास में कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये किसको डिनोट, इसमें क्या वैल्यू होती है इसकी 6.022 इंटू 10⁻23। देन बच्चों अब हम बात कर लेते हैं, आप इस पर एक नोट लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि मास ऑफ वन एटम इन AMU, AMU मैंने आपको बताया बच्चों क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ 6.022 10⁻23 क्या है, ये हमारे पास ग्राम है, मास एटॉमिक ग्राम है, एटम इन ग्राम आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। मीन्स 0.622 इंटू 10⁻23 इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ एटम्स एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द एवोगेड्रोज नंबर, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स विच एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर इज नॉन एज अ मॉलिक्यूल्स। मतलब सबसे छोटी इकाई मीन्स सबसे छोटा यूनिट जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हम केमिकल नेचर बिना डिसॉल्व किए चेंज कर सकते हैं, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है रिएक्शन इन एक्वस मीडिया। क्या होता है बच्चों, ये देखो, टू सॉलिड कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन सॉलिड फेज। इट मीन्स दो सॉलिड सब्सटेंस जो हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्या है, एंड हेंस नीड टू बी डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड when a solute is dissolved in a solvent they coexist in a single phase called the solution। इट मीन्स मैंने आपको बताया दो सॉलिड सब्सटेंस को हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमें एक लिक्विड फेज की ज़रूरत पड़ती है। लिखा ना मैंने यहाँ, हेंस नीड टू बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉलिड, ठीक है। जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, इसमें डिजॉल्व होना मीन उसमें घुल जाता है, तो वो वहाँ में क्या बना देता है, वो सिंगल फेज में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, मतलब द पैरामीटर यूज टू डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ को बाद में हम जब शो करते हैं उसको, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं वो देख लेते हैं। तो वो होते हैं बच्चों हमारे पास, मैंने लिखे हैं यहाँ पर देखो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सेकंड होता है मास, फिर मास बाय वॉल्यूम, फिर V बाय V। मैं आपको बताऊंगी कि ये इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं बच्चों, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होता है। तो देखो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मास। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। दैट इन केमिस्ट्री मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इन केमिस्ट्री द मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन एक ही होता है, वो डिफाइन करते हैं यूनिट एंड द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूटेंट एंड इट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंस्टिट्यूटेंट्स इन अ मिक्सचर। क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देन अब हम बात कर लेते हैं मास की। मास क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वेट भी यही होता है, मैंने वेट और मास में आपको डिफरेंस भी बताया था कि वो क्या होता है। तो देखो जब हम एक सॉल्यूशन डिल्यूट होता है तो क्या करते हैं हम उसको, मास में हमें मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स मैंने आपको बताया था मैंने आपको कि इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, मतलब वो जो चीज़ है जिसके पास क्या है, मास है, मीन्स वेट है, जो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की। इट इज़ मैटर, एक भी चीज़, एंड सेंस, मतलब किसी भी हमारी सेंस से, टच से हम उसे फील कर सकते हैं। और मास बच्चों किस में होता है, इन ग्राम एंड किलोग्राम्स में होता है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो ग्राम में है तो वो हमारे पास ग्राम में ही होगा, अगर यहाँ पर किलोग्राम में दिया होता तो वो क्या हो जाता, 100 किलोग्राम हो जाता, ठीक है बच्चों। याद रखना जिस भी हमें सॉल्यूट में दिया होगा वो उसी में उसका सॉल्वेंट भी आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों मास बाय वॉल्यूम की, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम V बाय V, मीन्स एक तो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डन। ये ओनली बच्चों याद रखना कि ये सिर्फ जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें जहाँ दे दिया हो वो सिर्फ लिक्विड में सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं हमें,
डन। अब हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को बच्चों हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हमें कैपिटल एम में रिएक्शन दी होगी तो हमें याद रखना है कि वो मोलैरिटी इक्वेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये भी बच्चों लिक्विड में होते हैं, ठीक है, ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जहाँ पर भी स्मॉल एम दिया होगा वो क्या होगी हमारी मोलैरिटी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बच्चों हमारी मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को हम एल से लिक्विड में होती है, ठीक है, लिक्विड मीन्स ये हम इसको लिक्विड की प्रेफरेंस में ही लेते हैं, और जो मोलैरिटी होती है उसको हम ग्राम और किलोग्राम में लेते हैं। डन बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिल्यूशन लॉ, ठीक है बच्चों। डिल्यूशन लॉ क्या होता है, ये बच्चों विलियम ऑस्टवर्ड ने बनाई थी 1888 में। नाम तो सुना होगा बच्चों आपने। उसने क्या कहा था, जब एक सॉल्यूशन डिल्यूट होता है, ठीक है, पतला होता है, इट मीन्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड मोर सॉल्वेंट इज एडेड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन अनचेंज। मीन्स जब एक सॉल्यूशन डिल्यूट होता है, पतला हो जाता है, तो उसको हम और ज़्यादा उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग अ मोलैरिटी ऑफ m1 इज चेंज फ्रॉम v1 टू v2 वी कैन राइट दैट। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो m1 v1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू m2 v2। फिर ठीक है, दोनों को क्या हो जाएगा, हम जब कांस्टेंट में ले लेंगे तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इट मीन्स विलियम ऑस्वाल्ड ने क्या कहा था लॉ ऑफ डिल्यूशन में कि प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्ट्री description of the concentration dependence of the conductivity of weak electrolytes, ठीक है बच्चों। लाइक मान लो CH3 है, ठीक है, COOH हो गया, ठीक है, एंड कौन सा हो गया, NH4 हो गया, OH हो गया। इट मीन्स वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज एसेंशियली ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ वीट इलेक्ट्रोलाइट्स इन आयंस। डन। ये तो था बच्चों हमारा डिल्यूशन लॉ, ठीक है। आज हमने बात की इसकी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हमारे पास मोल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, मोल कंसेप्ट कौन से होते हैं। तो बच्चों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।